नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर इसके पहले जितने भी वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित हमने अपने चैनल पे बनाए हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आप किस परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो हम आपका सहयोग जरूर करना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करते हैं। तो समझते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो समय काल है वो 3300 बिफोर क्राइस्ट से शुरुआत होती है। ठीक है, इसको 2600 से लेकर के 1900 के बिफोर क्राइस्ट के बीच में इसका जो डेवलपमेंट है, मेच्योर एज जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो माना जाता है। कहने का मतलब है कि 3300 बीसी से शुरुआत होती है। ठीक है, 3300 बीसी से शुरुआत होती है। 2600 से 1900 के बीच में ये आपका मेच्योर स्टेट में होता है, मतलब कि विकसित अवस्था में रहता है लगभग 700 सालों तक। लेकिन 1900 बीसी के बाद से इसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ये धीरे धीरे आपका गिरना शुरू हो जाता है। ये सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है और 1400 बीसी आते आते ये पूरी तरीके से ये सभ्यता समाप्त हो जाती है। अगर बात किया जाए तो लगभग अगर जैसे 2000 सालों की बात किया जाए तो 2000 सालों तक ये सभ्यता चलती है। इसी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला स्थान था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था वो था हड़प्पा। इसीलिए इसको कभी कभी हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने के पीछे है कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो पहली खोदी जाने वाली साइट थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली है। ये आपका जो ब्रिटिश भारत था उस समय पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर ये हड़प्पा नामक स्थान देखने को मिलता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछता है कि ये जो हड़प्पा नामक स्थान है वो किस नदी के किनारे है, तो आप ध्यान रखिएगा रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा पाया जाता है। जो पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं, मतलब कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से पहले के हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली जो सबसे पहले खोजा गया वो सबसे पुराना होगा। ठीक है, अवशेषों की पहचानने के आधार पे, अवशेषों की कला के आधार पे, अवशेषों की समझ के आधार पे ये पता लगाना मुश्किल नहीं होता है कि ये किस समय के रहे होंगे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से पहले भी लोग रहा करते थे। उसमें कुछ क्षेत्र थे जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे मेहरगढ़ हो गया जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। इसी तरीके से वहाँ पे मेहरगढ़ में हमें सूती वस्त्रों के सबूत मिलते हैं, मतलब वो लोग सूती कल्टीवेशन करते थे, कॉटन का कल्टीवेशन करते थे। ऐसे सबूत हमें मेहरगढ़ पाकिस्तान में देखने को मिलता है। कई बार परीक्षाओं में आपसे ऐसे ही पूछता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे हमें नवपाषाण काल या किसी भी चीज़ में, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ऐसी कौन सी साइट थी जहाँ पे हमें कॉटन के अवशेष मिलते हैं। 4 ऑप्शन आपसे उठा के दे देगा कि हड़प्पा नामक स्थान हो गया, मोहनजोदारो हो गया, या फिर मेहरगढ़ हो गया। तो आपको बताना होगा सही उत्तर। भौगोलिक विवरण देखते हैं कि मतलब कहाँ से कहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो देखने को मिलती है। तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, यहाँ तक कि महाराष्ट्र, वेस्ट यूपी, इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। सिंपल तरीके से अगर बताना चाहूँ तो सुतका गेंगर जो कि बलूचिस्तान में है, पश्चिम में सुतका गेंगर से लेकर के आलमगीरपुर यूपी में उसका विस्तार है पूर्व तक। पूर्व में यूपी आलमगीर तक विस्तार है, पश्चिम में आपका सुतका गेंगर जो कि बलूचिस्तान में देखने को मिलता है, आज के पाकिस्तान में, वहाँ तक इसका फैलाव था। बात किया जाए तो मांडू जम्मू कश्मीर में जो पाया जाता है, तो मांडू उत्तर से लेकर के दायमाबाद जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है, दक्षिण तक, वहाँ तक हमें देखने को मिलता है। तो इसकी पहुंच उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये डायग्राम याद रखेंगे, ये मेरा खुद का ट्रिक है, इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि नॉर्थ में जम्मू मांडू में, और अगर साउथ में बात किया जाए तो महाराष्ट्र अहमदनगर तक, यूपी जो है आपका इस साइड है तो मतलब वेस्ट की तरफ है, ये आलमगीरपुर तक है। इसी तरीके से अगर बात किया जाए ये आपका ईस्ट की तरफ है। ठीक है, ये आपका पूरब है ना। अब आपका जो वेस्ट है वो आपका पश्चिम, बलूचिस्तान सुतकान गेगर के नाम से है। तो ये आपका जो क्षेत्र है वहाँ पे हमें इस तरह की घटना देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं साफ कर देना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ अवशेष हमें अफगानिस्तान, अगर बात किया जाए तो कुछ अवशेष हमें अफगानिस्तान या तुर्कमेनिस्तान से भी देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ क्षेत्र हमें केवल इतने ही क्षेत्र में दिखाई देते हैं, कुछ अवशेष अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में दिखाई देते हैं। जो क्षेत्र प्रमुख रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पाए जाते हैं उसमें से भारत में जितने क्षेत्र हैं उसकी पहले चर्चा करते हैं। तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोरडा या फिर सुरकोटिया अगर बोल लीजिए तो गुजरात में पाया जाता है, बनावाली हरियाणा में देखने को मिलता है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि भारत के अंतर्गत पाए जाने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र हैं। कुछ अन्य भी आपके क्षेत्र हैं जो कि पाकिस्तान में देखने को मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले ब्रिटिश इंडिया के समय में भारत का ही हिस्सा था। तो पाकिस्तान में आपका हड़प्पा पाया जाता है जो कि रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदारो जो है आपका सिंधु नदी और सिंध क्षेत्र में देखने को मिलता है।
चान्हू दारो जो है आपका सिंध क्षेत्र में देखने को मिलता है, यह भी पाकिस्तान में है। तो इस तरीके से आपका ये तीनों क्षेत्र आपका जो मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं वो पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। जो पहली बार इसकी खोज की गई थी 1921-22 में हड़प्पा में की गई थी। सबसे पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है हड़प्पा में खोजा गया था। इसमें सर जॉन हर्बर्ट या फिर हबर्ट जो बोल दीजिए मार्शल, उनके द्वारा ये खोजा गया था। जे फ्लीट के डिस्कवरी को फॉलो करते हुए, जे फ्लीट नाम का एक डिस्कवरर था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर रहा था, लेकिन उसको उतनी सफलता नहीं मिली थी। हड़प्पा का खोज जो है वो आपका मुख्य रूप से सर जॉन हर्बर्ट मार्शल ने किया था। अब बात करते हैं कि हड़प्पा का जो अवशेष है उसको किसने खोजा था। मार्शल ने खोजा था, राय बहादुर, दयाराम साहनी, इसी तरीके से माधो स्वरूप, वत्स, इन सभी ने मिल करके इसको खोजा था। किसको? हड़प्पा के अवशेष को। कौन कौन था? एक तो मार्शल था, मार्शल का नाम मैंने पहले ही बताया, दयाराम साहनी जी थे, इसी तरीके से माधो स्वरूप वत्स थे। इन्होंने हड़प्पा अवशेष को खोजने का काम किया था। मोहनजोदाड़ो का जो अवशेष था उसको आर.डी. बनर्जी, ठीक है, E.J.H. मैक्के व मार्शल ने इसको सबसे पहले खोजा था। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा खुदाई होती रही और नए अवशेष प्राप्त होते रहे। इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो उसको देख करके ऐसा लगता है कि ये सोफिस्टिकेशन था उसमें और एडवांसमेंट देखने को मिलती है। मतलब उसमें देखने को देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उस जमाने में लोगों को नगरीय व्यवस्था, मतलब उसमें अगर जैसे आप नालियाँ देखोगे तो वो आपका रेक्टेंगल फॉर्म में दी गई है, 90 डिग्री पर आपका नालियाँ बनी हुई हैं। जो घर हैं वो आपका कई जगह पक्के दिखाई देते हैं। स्नानागार जो है वो आपका बड़े बड़े स्नानागार दिखाई देते हैं। ड्रेनेज सिस्टम दिखाई देता है। ये सब देख करके ये समझ में आता है कि वो भली भांति से नगरीय व्यवस्था से भली भांति से परिचित थे। मतलब बड़ा वेल मेंटेन तरीके से उन्होंने इसको बसाया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़्यादातर जो सभ्यता है वो कम से कम एक जैसा दिखाई देता है। मतलब ज़्यादातर क्षेत्रों में हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, चान्हू-दारो हो या फिर कालीबंगा हो, जो भी क्षेत्र हमें दिखाई देते हैं, या फिर लोथल का क्षेत्र हो, तो इन सभी क्षेत्रों में हमें एक जैसी संरचना लगभग दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि उसमें थोड़ा सा अंतर नहीं है, लेकिन लगभग संरचना एक जैसी दिखाई देती है। ज़्यादातर जितने भी शहर हैं या फिर जो क्षेत्र बसाए गए हैं उनके पैटर्न एक जैसे देखने को मिलते हैं। उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपका सीतादेल होता है, एक आपका लोअर टाउन होता है। सीतादेल मतलब कि जिसमें राजा महाराजा या फिर कह दीजिए मंदिर वगैरह बनाए जाते थे, बड़े लोग उसमें रहते थे, तो उसको क्षेत्र को सीतादेल कहते थे। जो लोअर टाउन होता था उसमें प्रजा रहती थी। जैसे किला होता था तो किला के आसपास का जो क्षेत्र होता था वो प्रजा रहती थी और किला के अंतर्गत राजा महाराजा रहा करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ उस समय व्यवस्था थी। जो सामाजिक व्यवस्था की बात किया जाए, ज़्यादातर सिटी में आपको स्नानागार जरूर देखने को मिलेगा। मतलब कि वहाँ पे बात जो बड़े बड़े बाथ देखने को मिलते थे। ठीक है, ऐसा लगता था कि वो सामूहिक स्नान भी किया करते थे। अनाज घर देखने को मिलेंगे आपको, 2 मंजिले घर भी देखने को मिलेंगे, बर्न ब्रिक का काम हुआ भी देखने को मिलेगा। मतलब कि ईंट पत्थर से भी काम किए गए थे, ऐसे अवशेष भी हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर बात किया जाए क्लोज ड्रेनेज लाइन की, मतलब कि जो उस समय ड्रेनेज लाइन थी, ठीक है, ड्रेनेज लाइन से मेरा मतलब ये है कि जैसे आज के डेट में आप देखते हो कि जो नाली की व्यवस्था होती है, ठीक है, जो सीवरेज की व्यवस्था होती है वो आपका पाइप होती है, वो आपका ऊपर फ्लो नहीं करती है। तो ठीक उसी तरीके से उस समय भी क्लोज ड्रेनेज लाइन दिखाई देती है। अच्छी जलधारा देखने को मिलती है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हमें उस समय दिखाई देता है कि कैसे वो लोग वाटर मैनेजमेंट को अच्छे से निभाते थे। मापने के लिए, उनको तौलने के लिए उनके पास यंत्र मौजूद थे। वो टॉय बनाना जानते थे, वो बर्तन पॉटरी बनाना जानते थे। मोहरें भी उनके द्वारा मिलती हैं। इसका मतलब समझ में आता है कि उन्हें सिक्कों की पहचान थी, मोहरों की पहचान पहले से थी। कृषि उनका प्रमुख उत्पाद हुआ करता था। पहला उत्पाद जो है वो आपका कॉटन माना जा सकता है। कॉटन के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। किस क्षेत्र में कॉटन के अवशेष देखने को मिले थे? ये आपका मेहरगढ़ की बात है, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत पाया जाता है। उसमें हमें कॉटन के अवशेष भी दिखाई देते हैं। पशुपालन की बात किया जाए तो भेड़, बकरी, सुअर आदि पालने का जो ख्वाब है वो इन लोगों के द्वारा आपका रखा जाता था। ऐसी चीज़ों को पालने का बड़ा शौक था लोगों को। फसलें जो थी, उसके प्रमुख फसल की बात किया जाए तो गेहूँ, बाजरा, कॉटन, रागी, खजूर, ठीक है, इस तरह के फसल वो लोग ज़्यादा उत्पादन करते थे। सुमेरियन लोगों के साथ उनके व्यापारिक संबंध और व्यापारिक गतिविधि भी हमें यहाँ पे स्पष्ट होती हुई दिखाई देती है। अगर मेटल के प्रोडक्ट बनाने की बात किया जाए तो वो लोग मेटल के बारे में जानते थे, जैसे कॉपर के बारे में जानते थे, ब्रॉन्ज के बारे में, टीन के बारे में, लेड के बारे में। इन सभी तरह के मेटल और मेटलॉइड या फिर कह सकते हैं एलॉय के बारे में वो अच्छी तरीके से भली बात से परिचित थे। वो गोल्ड, सिल्वर भी जानते थे, लोहा से भी वो लोग चीज़ें बनाना जानते थे। मतलब ये कुछ ऐसे मेटल थे जिनके बारे में उस समय लोगों को पता था। मंदिर जैसा कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता। इससे ये साबित होता है कि वो जो है प्रकृति की उपासना करते थे, न कि मूर्ति पूजा करते थे। वो मूर्ति पूजा की जगह पे प्रकृति से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उसका ये लोग उपासना किया करते थे। जैसे सूर्य की उपासना करते थे, पवन देव की उपासना करते थे, इसी तरीके से आपका इंद्र देव की उपासना करते थे। तो ऐसे उनके देवी देवता थे। त्रिनेत्र फिगर मिलने से ये पता चलता है, और मार्शल साहब ये मानते थे कि शिव जी के प्रारंभिक रूप को इस समय के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो उनको मानते थे।
रेड पॉटरी के कुछ दिव्य मूर्तियाँ, चित्र, काले रंग की डिजाइन, हमें इस तरह की चीज़ें भी इधर दिखाई देती हैं। वेसल की बात किया जाए, बर्तनों की बात किया जाए, कार आपका ईयर रिंग की बात किया जाए, तो इस तरीके की चीज़ें आपका फेंस के द्वारा बनाई जाती थी, ऐसे अवशेष भी हमें मिलते हैं। अगर आर्ट वर्क की बात किया जाए, मतलब चित्रकारी की बात किया जाए, तो ये आपका चित्रकारी में बड़े ही प्रॉस्परस या समृद्ध दिखाई देते हैं। मतलब उस समय की चित्रकारी जो अगर देखें, जो भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसमें एक बात स्पष्ट होती है कि उन्हें चित्रकारी बहुत अच्छे से आती थी, ये बात स्पष्ट होता है। डांसिंग गर्ल जो है वो मोहनजोदड़ो से हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, प्राप्त होती है। 4000 साल पुरानी इस डांसिंग गर्ल को माना जा सकता है। अगर दाढ़ी वाला पुजारी की जो एक आपका मोहनजोदाड़ो में हमें आपका एक मूर्ति मिली है, उससे ये साबित होता है कि ये मूर्ति कला भी अच्छे से समझते थे या फिर मूर्ति कला में निपुण थे। लोथल के क्षेत्र में हमें डॉकयार्ड भी दिखाई देता है। कहने का मतलब लोथल जो है आपका गुजरात में एक तटीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। वहाँ इससे स्पष्ट होता है कि वो समुद्रों के द्वारा भी व्यापार करते थे, समुद्रों के द्वारा भी वो व्यापार करना जानते थे। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि वो आपका नदियों के बारे में भी काफ़ी जानते थे। जल समुदाय इससे संबंधित जानकारी भी उनको हुआ करती थी। लकड़ी के तख्त की बात किया जाए तो वो मृत लोगों को दफनाने का काम लकड़ी के तख्त में फिर मिट्टी में दफनाते थे। एच सिमेट्री वाले कल्चर जो है आपका यूआरएन अर्न में लपेटने का काम भी वो लोग किया करते थे। इंडस वैली जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक फिलहाल पढ़ी नहीं जा सकी है। हमें बहुत से ऐसे अवशेष मिले हैं, ऐसे लेख मिले हैं जो कि सिंध घाटी सभ्यता से संबंधित हैं, लेकिन अभी तक उनको डिकोड नहीं किया जा सका या फिर उनकी भाषा को समझ करके उसको पढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, मतलब कि वो धीरे धीरे नष्ट कैसे हो गए, तो फिलहाल इसकी कोई भी रीजन जो है वो स्पष्ट नहीं है। अलग अलग जितने भी इतिहासकार हैं उनका अलग अलग विचार है। कुछ विचारों को हम भी समझ लेते हैं ताकि अगर एग्जामिनेशन में आता है, पूछता है, तो संभावित चीज़ें हम भी लिख पाएँ। ज़्यादा स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि अचानक न होकर के धीरे धीरे ये नष्ट हुआ होगा। इसी बात पर ज़्यादातर लोग सहमत होते हैं, मतलब कि अचानक सब कुछ नष्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे ये आपका विलुप्त होते चले गए। कुछ लोग ये भी मानते थे कि शायद वो पूर्व की तरफ चले गए हों, जिससे वो जगह खाली हो गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो आगे कृषि की खोज में, जैसे मान लीजिए उस क्षेत्र में सूखा पड़ गया, तो वो कृषि की खोज में अपनी व्यापार को लेकर के अपने जीवन को बचाने के लिए उस क्षेत्र से चले गए हों, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग अवधारणाएं हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब सिंधु घाटी सभ्यता में क्या चीज़ें कहाँ से मिली हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो सेकंड वीडियो लेंगे उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उस वीडियो में को इंतजार करते रहिए। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।